अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरशाद भट्टी ने अता तारड़ की लाइव शो में बोलती बंद करवा दी। ऐसे मुश्किल सवालात किए कि उनको बोलने लायक नहीं छोड़ा और अता तारड़ शो में मुंह छुपाता फिरता रहा। आइए नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। तो एहसन साहब की बात अपनी जगह बजा है कि एक पार्टी ज्यादा पेश थी, मगर फिर बेसिकली जब आप ज़का अशरफ साहब की बात कर रहे हैं तो आप पीपल्स पार्टी की भी बात कर रहे हैं, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे। नहीं एग्जैक्टली मैं कर रहा हूं, वो दोनों को आप जिम्मेदार समझते हैं। वो बहुत पेश थे, लेकिन मगर जब आप कह रहे हैं फैसला कर लिया तो फिर सबका फैसला है। फैसला कलेक्टिव। भट्टी साहब, तारड़ साहब ने तो उसूली बात कर दी। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत फैसला करती है तो वो हुकूमत का फैसला एडमिट किया। इनके दौर में भी जो कुछ हुआ, मैं अभी बैरिस्टर साहब के पास भी जाता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं, ये ब्लेम गेम से काम चल जाएगा? क्योंकि जो 220 रुपए की चीनी कोयटा में खरीद रहा होगा, जो 200 की यहाँ खरीद रहा होगा, वो ये हमारी कहानी बाय करेगा, तुमने किया सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह इस तरह की पासेस को। ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। और सुनिए, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं हम सारों को बहैसियत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है। और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, ये शहबाज गवर्नस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए। आज तारड़ साहब कह रहे हैं कि तोड़ें शुगर मिलों के दरवाजे। ठीक बात कह रहे हैं। और कब 15 महीनों में जब आपने ईवीएम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाहली ख़त्म की, बड़े भाई की, छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने? और जिस दिन दरवाज़ा टूटा ना शुगर मिलों का, ये नहीं तोड़ेंगे। ये जिस नहज पे मुल्क चला गया, जिस नहज पे गरीब चला गया, मिडिल क्लास चला गया, सफ़ेद पोश चला गया है, गरीब चला गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन जब गरीब तोड़ेगा ना दरवाजे, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दरवाजे क्यों टूटे, क्यों टूटेंगे भाई? शरीफों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए उनकी हैं शुगर मिलें। आपने कभी वो शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जिसकी जुर्रत या जिसकी गलती इमरान खान कर बैठे थे? 362 सफ़ात की वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, जिसके वाजिद ज़िया सरबराह थे, और जिसमें बताया गया था कि FBI ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, SCCP ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, ECC ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, वफाकी काबीना ने भी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसमें बताया गया था कि असद उमर से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खुसरू बख्तियार से लेकर हाशिम जवां बख्त तक सारे मुलव्वस हैं, और जिसमें बताया गया था कि ये उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी होते हैं, क्योंकि अगर वो कैबिनेट को हेड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार मौजूद थे। वफाकी काबीना उस हिस्सा होती है वज़ीर आज़म समेत। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान ने वजारतों में तब्दीली की। उसके बाद हुआ कि जहांगीर तरीन को ज़राअत की, वो जहांगीर तरीन जो कल इनकी नज़र में करप्ट था, डाकू था, चोर था, आज इस्तेकाम पाकिस्तान का हेड है और ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन को ज़राअत की टास्क फोर्स से हटाया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, और जिसके बाद हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने, बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों में पहुँचे, और जब शुगर कमीशन या शुगर कमेटियाँ जाने लगी गोदामों की तरफ तो स्टे मिल गए। इस मुल्क में बताएं मुझे, आपने वो एक फ़िक्रा बोला, दुबई और लंदन में बैठे हैं, आबाई वतन है भाई, वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ओके, अब दो जुमले, अब वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया, उसके बाद आपने कहाँ जाना है? अपने आबाई वतन में। कायदीन इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है, और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया है, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और तो आने वाले, अब आई विल स्टार्ट विद यू तारड़ साहब, चीनी की जो एक्सपोर्ट का मामला है, ये पीपल्स पार्टी का कुल्ली तौर पर फैसला था? नवीद कमर साहब ही जिम्मेदार हैं इस बहरान के जो हम देख रहे हैं? देखिए, जब कोई एक फैसला होता है, कोलिशन गवर्नमेंट उसको करती है, तो किसी एक वजीर की जिम्मेदारी नहीं होती, इसको कलेक्टिव मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, इज्तिमाई जिम्मेदारी कहते हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि किसी एक पार्टी का फैसला था। हाँ, एक पार्टी इसमें पेश ज़रूर थी, इस पर ज़्यादा कोशिश एक पार्टी ने की,
मगर जब फैसला हो गया तो सबका फैसला है, मगर ये गलत फैसला नहीं था मेरे हिसाब से। अभी भी मसला चीनी की शॉर्टेज का नहीं है, मसला मिसमैनेजमेंट का है, मसला होर्डिंग का है। मसला ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ जहाँ भी वो है, आज आप कहें ना सूबों को बड़ी बड़ी मिलों के गेट तोड़ें, अंदर जाएं, अंदर जाके स्टॉक्स लिफ्ट करें, पता करें ना कि किस मिल में इस वक्त कितना स्टॉक मौजूद है। ये ना देखें कि उस मिल के पीछे कौन है, उसका मालिक कौन है, कौन असरअंदाज हो रहा है इस सारे मामले पे। आम आवाम की भलाई के लिए आज हर सूबा अपनी स्टॉक टेक करे। और देखिए, मैं वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और सूबों को कहें कि वो अपने स्टॉक्स आके बताएं, क्योंकि देखिए नवंबर में होता है क्रशिंग सीज़न। क्रशिंग सीज़न शुरू होता है तो फिर नया स्टॉक आना शुरू हो जाता है उसके फ़ौरन बाद। ये जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया था। एक्सेस चीनी मौजूद थी तो किया गया था, ऐसा नहीं था कि कोई शॉर्टेज थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की वजह से मजीद शॉर्टेज। क्योंकि आपने तो वैसे मसला ही हल कर दिया, क्योंकि फिर उस जो आपकी दलील है बिल्कुल जो कि दुरुस्त भी है, साहिब बात है कि जब हुकूमतें फैसला करती हैं तो वो हुकूमतों का फैसला होता है, वो इंडिविजुअल का नहीं होता। जब एहसन इकबाल साहब ये बात कह रहे हैं तो वो क्यों स्पेसिफाई करके स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि जी ये नवीद कमर साहब का फैसला था, ये गलत था? और उसकी एक रीज़न भी है। उसकी रीज़न ये है कि 1 साल से तवातुर से ये एक्सपोर्ट भी हुई है और पैसे भी बढ़ते गए। मतलब ये ओवरनाइट नहीं हुआ कि ये पिछले 15 दिन में कोई शायद एक्सपोर्ट हो गई है पूरे मुल्क से। ये बढ़ते गए प्राइस और एक्सपोर्ट भी होती रही, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर पिछले साल, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि मुझे पता है मैंने ये काम नहीं करना, और मिफ्ता इस्माइल साहब सामने बैठे हुए और डार साहब के आते के साथ ही फिर ये सारा काम शुरू। पिछली गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हुआ कि हमने पहले एक्सपोर्ट की, फिर हमने इम्पोर्ट की, और अरबों रुपए की सब्सिडी बुज़दार साहब दे गए। तो पिछली आपकी थी ना, इसलिए मैंने कहा नहीं, उससे पिछली की बात कर रहा हूँ। और वो बुज़दार साहब की खासी मिसमैनेजमेंट थी, वो इंक्वायरी आज तक कुछ उसका बन नहीं सका, हम भी इसका कुछ नहीं बना सके। तस्लीम करना चाहिए, इधर बैठे। ये जो अभी मामला है, क्योंकि चीनी माफिया हुकूमतों में, इसलिए नहीं, चीनी माफिया ऐवानों के अंदर है। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त इमरान खान साहब को कुछ लोगों ने इन्फ्लुएंस किया और उन्होंने ये फैसला किया। इस वक्त मैं जो एहसन इकबाल साहब वाली बात है, मैं पंजाब में होम मिनिस्टर था फॉर अ ब्रीफ पीरियड, तो सबसे ज़्यादा उस वक्त चीनी की एक्सपोर्ट में महंगाई 10% कम हुई है। और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, ये शहबाज गवर्नेंस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अता तारड़ और इरशाद भट्टी की पूरी गुफ्तगू सुनी। इरशाद भट्टी ने अता तारड़ की लाइव शो में दुर्गत बना दी। उन्होंने कहा कि अता तारड़ झूठ बोल रहे हैं, मुनाफिकत कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।